हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नए सेशन में आपके साथ हूं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पिछले लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है। इससे पहले टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था इनर्शिया, इट मीन्स जड़त्व। जड़त्व कहते किसे हैं, और हमने उसमें ले लिया था विराम का जड़त्व। दो तरह का और जड़त्व होता है, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। उनको हम विद एग्जाम्पल आज एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जड़त्व और उसके प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट ब्रीफिंग अपना पिछले टॉपिक का हम लेकर के चलते हैं। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, या इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं अपने आप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो जड़त्व का जो हमने तीन कैटेगरीज में हम लेकर चलते हैं। पहला है प्रकार विराम का जड़त्व, इट मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने एक्सप्लेन कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी आप रुकी हुई विराम अवस्था में स्थित बस या ट्रेन में स्थित हैं तो उसके अचानक चलने पर हम पीछे की ओर हमें तीव्र झटका क्यों लगता है। पेड़ों की शाखाओं को हिलाने पर उससे फल टूटकर क्यों अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के कई एग्जाम्पल से इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व कहते किसे हैं, तो किसी भी वस्तु की वह प्रॉपर्टी यानी किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वो कहलाता है गति का जड़त्व। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। गति का जड़त्व कहलाता है। अब इसको भी हम बहुत सारे उदाहरण की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि गति के जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने रुकी हुई ट्रेन का लिया था उसी तरीके से बिल्कुल सेम है। तीव्र गति से चलती बस या ट्रेन को अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर झटका क्यों लगता है। कई तरीके से पूछा जा सकता है वो आगे की ओर क्यों गिर पड़ता है, आगे की ओर उसको तीव्र झटका क्यों लगता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल कई तरह से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जब हमारी बस या ट्रेन तीव्र गति से चल रही है तो उसमें बैठा हुआ यात्री भी उसी चाल से उसी दिशा में लगातार गतिशील है। यानी अगर ये बस या ट्रेन में बैठा हुआ यात्री है तो जब बस गति कर रही है तो वो पूर्ण रूप से उसके साथ उसी वेग से उसी चाल से गति कर रहा है। लेकिन जैसे ही बस को अचानक हम ब्रेक लगाते हैं तो जो शरीर का निचला हिस्सा है यानी नीचे वाला हिस्सा जो बस या ट्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो तो स्लोअर डाउन यानी अपनी स्पीड कम करना शुरू कर देता है बस या ट्रेन के साथ। लेकिन जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है जो सीधे बस या ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं है वो गति के जड़त्व के कारण उसी दिशा में लगातार गति करता रहता है और
अगर वस्तु यहाँ पर नीचे वाली स्लो यानी धीमी गति से चल रही है और आगे वाली तीव्र गति से, तो उसको आगे की ओर तीव्र झटका लगता है। और इसीलिए छोटी गाड़ियों में आप देखें, फोर व्हीलर्स के अंदर सीट बेल्ट का प्रोविज़न दिया गया होता है, क्योंकि यदि आप किसी बड़े हाईवे पर, अच्छे हाईवे पर गति कर रहे हैं बस अब कार से, तो ठीक ठाक स्पीड हो सकती है 100 के आसपास, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो सकती है। और अचानक यदि ब्रेक लगाना पड़े तो अगर सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी है तो आप बहुत तीव्र झटका आपको आगे की ओर लगेगा और आप शीशे से टकरा सकते हैं या शीशे को तोड़कर भी बाहर आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए वहाँ सीट बेल्ट दी गई है। इसी तरीके से जब अगर आप कभी एरोप्लेन में गति जाएं तो वहाँ पर जब हमारा हवाई जहाज टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो दोनों स्थितियों में बहुत तीव्र वेग होता है उस समय हवाई जहाज का। और यदि अचानक वहाँ किसी एक्सीडेंटली ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो इतनी स्पीड पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंजरी होगी, तो वहाँ पर भी उस समय सीट बेल्ट बांधना मस्ट होता है। तो उस समय जो बेल्ट गिवन होती हैं तो उनके लिए बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि लैंड और टेक ऑफ करते समय आप अपनी सीट बेल्ट्स को, अपनी सुरक्षा पेटियों को ज़रूर बांध कर रखें। तो ये उसी के ऊपर आधारित है हमारा पहला रीजन। अब इसके बाद और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलेंगे। तो इसी तरीके से एक और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी नॉर्मल लाइफ में हमें काफ़ी जगह पर यूज़ होता है और हमको उसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है। यदि हम चलती हुई बस या ट्रेन से उतरते हैं तो हमें बस की गति की दिशा में कुछ दूरी तक उसके साथ तीव्र गति से चलना या दौड़ना चाहिए, अदरवाइज़ हमें चोट लगने की आशंका बनी रहती है। तो चलती बस या ट्रेन से उतरते समय बस या ट्रेन की गति की दिशा में हमें कुछ दूरी तक दौड़ना या तीव्र गति से चलना चाहिए। क्यों? इसको भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। ये नॉर्मल लाइफ में जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। चलती हुई बस या ट्रेन से उतरने का मतलब ये बिल्कुल आप क्लियर कट नोट कर लें कि ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं कह रहा कि बस या ट्रेन 30, 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही तब हमें उतरना है। ये उस कंडीशंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये तब है जब प्लेटफार्म पर ट्रेन आ चुकी है, बहुत धीमी गति हो चुकी है, तो कई बार व्यक्ति उससे उतर जाते हैं। या इसी तरीके से बस हमारी रुकने वाली है, बहुत धीमी गति हो गई है, तब व्यक्ति उतर रहा है। ये उस कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल है। तो जब व्यक्ति बस या ट्रेन के अंदर है, मान लीजिए यहाँ है हमारा कोई व्यक्ति, तो जब तक वो बस या ट्रेन में है तो वो बस या ट्रेन की गति की दिशा में उसी वेग से गतिमान है जिस वेग से हमारी ट्रेन या बस गति कर रही है। तो व्यक्ति बस के साथ गतिमान है। जैसे ही व्यक्ति जंप करता है, पृथ्वी के संपर्क में आता है बस या ट्रेन से उतर के, तो अब व्यक्ति आ गया है आपका यहाँ पर। तो जैसे ही व्यक्ति यहाँ पर जंप करता है या कूदता है पृथ्वी तल पर या प्लेटफॉर्म पर, तो उसके शरीर का निचला हिस्सा तुरंत क्या आ जाता है? विराम में। क्योंकि पृथ्वी कैसी है? तल, ये विराम अवस्था में है, तो उसके संपर्क में आते ही शरीर का निचला हिस्सा विराम में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा उसी वेग से गति करता रहता है और जिस कारण से उसको तीव्र झटका आगे की ओर लगता है, यानी वो आगे की ओर गिर सकता है। तो यदि वो कुछ दूरी तक
बस या ट्रेन के गति की दिशा में दौड़ता है तो उसके पूरे शरीर को समय मिल जाता है स्लो डाउन यानी धीमा होने के लिए, गति को कम करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे उसके गिरने की संभावना क्षीण हो जाती है। तो इसीलिए सुरक्षा के उपाय के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि यदि चलती बस या ट्रेन, बहुत धीमी चलती बस या ट्रेन से यदि व्यक्ति प्लेटफार्म पर या सड़क पर उतरता है तो उसे बस की गति की दिशा में कुछ दूरी तक तीव्र गति से चलना अथवा दौड़ना चाहिए। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात और है जिसमें दिया गया है बस या ट्रेन की गति की दिशा में। ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में भी आप याद रखेंगे कि कभी भी आप बस या ट्रेन के विपरीत दिशा में, जिधर वो गति कर रही है, कभी भी उसके विपरीत दिशा में नहीं उतरेंगे। उसका कारण क्या है? यदि विपरीत दिशा में व्यक्ति इस डायरेक्शन में फेस करके उतरता है और व्यक्ति का वेग है इस डायरेक्शन में, जबकि वो उतरा है इस डायरेक्शन में, तो ऐसी स्थिति में शरीर का निचला हिस्सा विराम अवस्था में आ जाएगा और ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा और सिर के बल गिरेगा, जिससे उसको हेड इंजरी यानी सिर में चोट लगने की संभावना बनी रह सकती है, जो उसके लिए ज़्यादा घातक हो सकती है। अगर उसने फेस किया हुआ है बस या ट्रेन की गति की दिशा में, तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो तीव्र गति से दौड़ता भी नहीं है तो भी वो आगे की ओर गिरेगा, जिसमें चोट लगने की संभावना कुछ कम होती है, क्योंकि आगे गिरते समय हम हाथों से कुछ बैलेंस कर सकते हैं अपने आप को, जबकि पीछे की ओर गिरते समय ये नहीं संभव। तो ये एक नॉर्मल लाइफ के लिए एक प्रिकॉशनरी मेज़रमेंट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं कि यदि चलती हुई बस या ट्रेन से उतर रहे हैं तो हमें बस या ट्रेन की गति की दिशा में उतरना है और कुछ दूरी तक उसके साथ उसी डायरेक्शन में चलना या थोड़ा सा दौड़ना है, जिससे कि आपके चोट लगने की, गिरने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलेंगे जिसमें दिशा का जड़त्व एक्सप्लेन कर रहा है उस घटना को। यदि तीव्र गति से चलता हुआ घोड़ा, उसके ऊपर उसका राइडर भी है, तो यदि तीव्र गति से चलता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो व्यक्ति आगे की ओर या उसकी गर्दन पर या आगे की ओर गिर पड़ता है। तो उसका भी सेम यही रीज़न है कि यदि जब तक व्यक्ति इस घोड़े के ऊपर सवार है, घुड़सवार है, तो दोनों एक ही स्पीड से उसी दिशा में गतिशील हैं। घोड़े के अचानक रुक जाने पर शरीर का निचला हिस्सा जो उसके घोड़े के संपर्क में है स्लो डाउन यानी धीमा हो जाता है घोड़े के साथ, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिशील रहता है या गति करता रहता है, जिस कारण वो उसके गर्दन पर गिर पड़ता है। ठीक है, तो घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार उसकी घोड़े की गर्दन पर गिर पड़ता है। तो इसको समझा दिया गया है कि जब तक घोड़ा घुड़सवार के साथ गतिशील है, दोनों का वेग एक ही दिशा में समान है, लेकिन जैसे ही घोड़ा रुकता है तो घुड़सवार का शरीर का निचला हिस्सा जो घोड़े के संपर्क में है वो धीमा हो जाता है, जबकि जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है घुड़सवार का वो गति के जड़ के कारण उसी दिशा में गति करता रहता है पहले वेग से, जिस कारण वो आगे की ओर गिर पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से एक रीजन लिया जा सकता है, यदि बस है जैसे ये हमने ली थी तो इसकी छत पर जो सामान रखा जाता है, लगेज रखा जाता है, उसे अक्सर बांध के रखा जाता है, अदरवाइज उसके गिरने की संभावना बनी रहती है। तो बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं। उसका रीजन भी हमें आज समझ सकते हैं कि जब बस गतिशील है तो बस और उस पर रखा हुआ सामान दोनों एक ही वेग से उसी दिशा में गति कर रहे हैं।
जब बीच बीच में जगह जगह पर बस को तीव्र ब्रेक लगाए जाते हैं तो उस स्थिति में बस तो क्या होगी, ब्रेक लगाने पर स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन उस पर रखा हुआ सामान उसी वेग से, गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से गति करता रहेगा, जिससे उसके गिरने की संभावना बनी रहेगी। यदि उसे हमने रस्सी से बांध दिया है तो अब वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहा, तो बस के ब्रेक लगाने पर भी वो आगे की ओर गति के जड़त्व के कारण बस की छत से गिरेगा नहीं। तो उसको सामान को सेफ रखने के लिए हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें दर्शाता है कि वस्तु में गति के जड़त्व प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे दिशा का जड़त्व। थर्ड वैरायटी जड़त्व में जो हमने ली थी वो है दिशा का जड़त्व, एंड दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी भी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है वो कहलाता है दिशा का जड़त्व। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो निरंतर जिस दिशा में गतिशील है या जिस दिशा में उसका वेग है उस दिशा में ही निरंतर वो गति करते रहना चाहती है। वो स्वयं अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं करता जब तक कि उस पर कोई हम बल लगा करके दिशा परिवर्तन ना करें। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं गाड़ियों के टायर के साथ मड गार्ड लगाए जाते हैं। तो गाड़ियों के टायरों के साथ मड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं? ये है गाड़ी का टायर और यहाँ इसके साथ इस तरीके से मड गार्ड लगा दिए जाते हैं जो कीचड़ या ऐसे किसी वस्तु से हमारे वाहन और वाहन चालक दोनों को सुरक्षा करते हैं। जब गाड़ी आगे की ओर गति कर रही है तो उसके जो व्हील्स हैं, उसके जो पहिए हैं, वो इस प्रकार से गति करते हैं पीछे की ओर। और वृत्तीय गति करते किसी भी कण का जो वेग होता वो हमेशा स्पर्श रेखा दिशा में होता। तो यहाँ इस बिंदु पर या इन बिंदुओं पर जो वेग है वो है स्पर्श रेखा दिशा में इस तरीके से। जब वाहन किसी ऐसी सड़क से गुजरता है जहाँ कीचड़ है तो वहाँ पर वाहन के पहियों के संपर्क में आने वाले कीचड़ के कण अपने दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय दिशाओं में गति करते हुए इस तरह से गति करते हैं पीछे की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में, जिससे वो वाहन और वाहन चालक दोनों को गंदा करेंगे। तो उनको सेफ रखने के लिए यहाँ लगा दिए जाते हैं मड गार्ड, जिनसे वो टकरा करके वाहन और वाहन चालक दोनों को गंदा नहीं करते और रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से गाड़ी के टायरों के साथ मड गार्ड लगाए जाते हैं। इसी तरीके से और कई सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। जैसे यदि हम एक पत्थर को डोरी से बांध लें, ये पत्थर है और डोरी से बांध करके इसको हम तीव्र वेग से वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं। हम जानते हैं कि हर जगह पर, अभी बताया भी था, वृत्तीय स्थिति में कहीं पर भी जो वेग की दिशा है, गति की दिशा है, वो स्पर्श रेखा दिशा में होती है।
किसी भी बिंदु पर यदि ये रस्सी टूट जाए तो ये पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में सीधे पथ पर गति करते हुए चला जाता है। तो ये केवल तभी संभव है क्योंकि इस बिंदु पर जहाँ रस्सी टूटी है उस समय वेग की दिशा यानी जो हमारी गति की दिशा है वो स्पर्श रेखीय दिशा में है। तो जैसे ही ये फ्री हुआ, मुक्त हुआ इस डोरी से, उसके तनाव से, तो ये अपनी गति की दिशा में गतिशील रहता है। जबकि जो डोरी का तनाव है ये इसको वृत्ताकार पथ पर गति करा रहा था। जैसे ही वो तनाव मुक्त हुआ, बाह्य बल से मुक्त हुआ, तो वो अपने गति की दिशा में गतिशील हो जाता है। तो डोरी से पत्थर को बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाते समय डोरी के टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर गति करता है। तो वृत्ताकार पथ पर गति करते समय प्रत्येक बिंदु पर जो पत्थर के गति की दिशा है वो स्पर्श रेखीय दिशा है। डोरी का जो तनाव है वो उसे वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है। जैसे ही डोरी टूटती है तनाव बल प्राप्त होना बंद हो जाता है, जिस कारण से अब वो मुक्त हो गया है, तो वो अपने गति की दिशा में, जो उसकी स्पर्श रेखीय दिशा में, उसी में गति करता चला जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं इसके। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, यदि आपने देखा हो चाकू, छुरी, इस तरह की चीज़ों को तेज उनकी धार कराने के लिए इस प्रकार का एक व्हील होता है जिसे तीव्र गति से घुमाया जाता है और उस पर चाकू या छुरी को टच करा करके, स्पर्श करा करके उसकी धार को तेज किया जाता है। जब उसको स्पर्श कराते हैं तो यहाँ से चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं और वो चिंगारियाँ इस तरह से स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हुई दिखाई देती हैं। क्यों? तो चाकू, छुरी की धार तेज कराते समय तीव्र चिंगारी स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती हैं। तो अभी हमने दोनों एग्जाम्पल्स में लिया कि वृत्ताकार पथ पर जो गति का दिशा होती है वो हमेशा होती है स्पर्श रेखीय दिशा में। तो जब चाकू या छुरी को यहाँ स्पर्श कराया जा रहा है तो उसके स्पर्श से उत्पन्न जो चिंगारियाँ हैं उनका वेग भी स्पर्श रेखीय दिशा में है और अपने गति दिशा के जड़त्व के कारण वो अपनी मूल दिशा में यानी गति की दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में ही गति करती हैं, जो गति के दिशा के जड़त्व को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको इन इनर्शिया की हेल्प से, जड़त्व की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको आप तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक इसको तैयार करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।